स्टूडेंट्स, अव्वल एकेडमी की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो ये सीरीज़ चल रही है कि कंबाइंड प्रिपरेशन ऑफ आईएएस एंड आईएफओस एग्ज़ाम्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम और आईएएस एग्ज़ाम की जो कंबाइंड प्रिपरेशन की हमारी कड़ी चल रही है, जैसा कि मैंने हमारे पिछले वीडियोस में आपको बताया था। तो उसमें जो ऑप्शनल जियोलॉजी है, मेंस एग्ज़ाम का जो ऑप्शनल जियोलॉजी है, उसमें आज हम एक टॉपिक या सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक जियोलॉजी। राइट, चैप्टर रहेगा इसमें हमारा एपीकल्चर। राइट, तो क्योंकि ये कंबाइंड प्रिपरेशन है, इसलिए आप इसमें एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं। वो कैसे, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और यहाँ पर भी थोड़ा सिलेबस को एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पर जो ये है आईएएस का सिलेबस, आईएएस का सिलेबस मतलब ज़ूलॉजी जो है पेपर 1 के में आता है। ये आईएएस के सिलेबस में यही जो ज़ूलॉजी पेपर 1 है, ये आईएफओस का सिलेबस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। राइट, तो ये दोनों में पेपर 1 में आता है और इस पेपर 1 में ये टॉपिक आता है इकोनॉमिक ज़ूलॉजी। राइट, अब इकोनॉमिक ज़ूलॉजी का अगर हम सिलेबस देखें दोनों में तो सेम है तकरीबन। तो यानी कि अगर आप एक चीज़ इसमें किसी इसकी तैयारी करेंगे तो दूसरे की तैयारी अपने आप हो जाएगी। राइट, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं और आपने ऑप्शनल जियोलॉजी पिक किया हुआ है तो आप ना सिर्फ आईएएस की बल्कि आईएफओस की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी आपकी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक स्ट्रेटजी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, अपना सकते हैं और इजीली जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस में टॉपिक जो हैं सेम है। तो इसमें खासकर साइंस स्टूडेंट्स का अपर हैंड रहेगा। बाकी आईएएस में तो चलो सभी दे सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी जियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं। राइट, तो चलिए देखिए, इसमें जो इकोनॉमिक जियोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एपीकल्चर। यहाँ पर भी आईएफओस में भी एपीकल्चर है। तो चलिए अब हम इसकी एपीकल्चर की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर जैसा कि आपको पता है कि एपीकल्चर जो है हनी बी से रिलेटेड है। हनी बी हमें क्या देती है? हनी देती है, शहद की कलेक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट है। राइट, और ये जो एपीकल्चर है हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड से चला आ रहा है। राइट, तो हमारे जो वेद पुराण, महाभारत, चरक संहिता वगैरह में भी इसका वर्णन है, जिक्र किया गया, एक्सप्लेन्ड देयर। सम फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं जैसे कि फाहियान, वेंसन, जो आए उस टाइम पे इंडिया का उन्होंने विज़िट किया, तो उन्होंने भी जो है यहाँ पे देखा कि जो हनी को है यहाँ पर मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेनली ये मेडिसिन्स और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसके ऊपर जो हमारी डाइट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और शुगर का एक अच्छा ऑप्शन है ये। तो जो लोग चीनी वगैरह नहीं खाना चाहते वो हनी नेचुरल जो रिसोर्स प्रोडक्ट है ये यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो ये जो एपीकल्चर है ये बड़े बड़े देशों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये जो है बहुत वाइड तौर पर जो है यूज़ होता है, करते हैं लोग इसको, और यहाँ पर सक्सेसफुल भी रहा है। सो इंडिया में अभी हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर कमर्शियल पॉइंट के हिसाब से इसमें जो है हमारा जो है कम डेवलपमेंट है। ठीक है, तो रूटीन में हम इसको यूज़ करते हैं पर कमर्शियली कम यूज़, इसकी प्रोडक्शन कम होती है। राइट, तो चलिए अब इसको समझ लें कि जैसे कि
एपीकल्चर मैंने बताया रिलेटेड टू हनी बी। तो हनी बी के बारे में जूलॉजिकली हमें जानना सबसे ज़रूरी है। तो हनी बी जो है किस में आता है, जो इसका फाइलम है इट कम्स इन आर्थ्रोपोडा, क्लास है इसकी इंसेक्टा, और जो ऑर्डर है इसका हिम्नोप्टेरा, राइट। फैमिली जो है कुल है इसकी एपिडी है, और जीनस है एपिस, राइट। तो ये चीज़ आपने एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से अच्छी तरह इसको लर्न कर लेना है। टेक्निकली इसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने जो नेक्स्ट वो करना है दैट इज़ हैबिटेट। अगर हमने इसको पालना है मधुमक्खी को, तो हमें इसके हैबिटेट के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो ये क्वेश्चन बनता है हैबिटेट ऑफ हनी बीज, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डायग्राम में, तो अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, ये देखिए, तो इतनी सारी मधुमक्खी जिनका जो छत्ता है, ये एक छत्ते में इतनी ज़्यादा मधुमक्खी हैं, डली हुई हैं, बैठी हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंसेक्ट्स। तो सोशल इंसेक्ट्स हैं, सोशली जो है ये ऑर्गेनाइज्ड है, तभी ये एक जगह पे इतने सारे जो है इकट्ठे रह पाते हैं, राइट। तो उसके बाद दूसरा कि ये किस सीजन में एक्टिव होते हैं। दे आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, आपको देखने को ये मिल जाते हैं। पर जो विंटर सीजन है, सर्दियों का सीजन है, इसमें ये थोड़े पैसिव रहते हैं और बड़े स्लो हो जाते हैं। और जो ये डू लिटिल वर्क, थोड़ा सा काम करते हैं सर्दियों में, विंटर्स में। और इसमें क्या मतलब इस जो विंटर सीजन में है, दे डू नॉट रियर द ब्रूड। सो यहाँ पर रियर का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले यहाँ पे ब्रूड का मतलब समझिए क्या है। ब्रूड है इनके जो एग्स, लार्वे एंड प्यूपे, ठीक है। तो ये एग्स, लार्वे, प्यूपे और रियर मतलब उनका पालन पोषण नहीं करते ज़्यादा विंटर्स में, मतलब ये ग्रो नहीं करते विंटर्स में, राइट। तो किस सीजन में करते हैं? दे स्प्रिंग सीजन्स, जो गर्मी के सीजन्स हैं, मतलब अक्टूबर, मतलब मई, अप्रैल से लेके जो अक्टूबर तक जो है, ये इनके बेस्ट सीजन्स हैं, स्प्रिंग सीजन्स। तो इन सीजन्स में जब फ्लावरिंग का टाइम आता है, तो यहाँ पर दे प्रिपेयर ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी। स्ट्रॉन्ग कॉलोनी मतलब जैसे ये इनकी एक कॉलोनी है, और ऐसी कॉलोनी बनाएंगे जिसमें हमें बहुत सारा हनी मिलेगा। ऐसे छत्ते बनाएंगे, कॉलोनीज़ बनाएंगे जहाँ पे हमें बहुत सारा हनी मिलेगा, जिनके अंदर, राइट। अब उसके बाद जो अगला जो इनकी क्वालिटी है, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीफॉर्मिज्म, व्हाट इज दिस पॉलीफॉर्मिज्म? के इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर। पॉलीमॉर्फिज्म इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, एग्जिस्टेंस of two or more different forms in an adult organism of
द सेम स्पीशीज, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, और इनमें जो है गुड डिवीज़न ऑफ लेबर भी होती है, वो भी हमें यहाँ पे एविडेंट है कि हज़ारों मक्खियाँ जो हैं उससे एक ही छत्ते में हैंगिंग डाउन मतलब लटकी हुई हैं। और हमारे जो इसको आप देख सकते हैं ट्रीज़ में, और आपके घरों की सीलिंग्स में भी आप इसको देख सकते हैं कि छत्ते लगे हुए हैं और मधुमक्खियाँ लटकी हुई हैं, ठीक है। एक फेमस बायोलॉजिस्ट हुए हैं कार्ल वॉन फ्रिश, उन्होंने बताया कि जो मधुमक्खियाँ हैं ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है लोकेशन ऑफ फूड की इंफॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक दूसरे को शेयर कैसे करते हैं। दे शेयर थ्रू द वैगल डांस। वैगल डांस मतलब उन्होंने कहा कि ए फिनोमिनन कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ बीज। जो वैगल डांस है इनका भिन भिनाना, उसको उन्होंने इसको बोला लैंग्वेज ऑफ द बीज, राइट। तो इसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करते हैं, बताते हैं एक दूसरे को भाई वहाँ पर फूड अवेलेबल है, वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और उन्होंने फिर बताया कि जो इस डांस का रेट है, इसकी तेज़ी है, वो डिस्टेंस ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ फूड, राइट। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इनका वैगल डांस तीव्र होगा, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है कि इनकी स्पीशीज़ कितनी है, क्या है, कैसे है, राइट। तो जो हनी बीज की स्पीशीज़ हैं, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ हनी बीज का जो रिकॉर्ड है हमें अभी तक रिपोर्टेड है वो। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है एपिस डोर्साटा, राइट, एफ, जो जिसे कि हम रॉक बी भी बोल देते हैं, राइट। तो रॉक बी का चलिए सबसे पहले हम एक इसके पिक्चर पे जो है डाल लेते हैं। रॉक बी एक्चुअल में ये देखिए, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो लुक एट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक बी, इमेज ऑफ रॉक बी। ये ऐसी दिखती है ताकि आप इसको कभी देखें तो आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो चलिए अब इसको रॉक बी क्यों कहते हैं इसको, कि एक तो ये लार्जेस्ट है, इसका जो 20 मिलीमीटर ये ऐसे लेंथ में होती है, राइट। और इसलिए इसको जॉइंट हनी बी भी कहा जाता है। तो इसके जो अदर नेम्स अवेलेबल हैं ये हैं सारंग और बॉम्बारा, और ये सारंग और बॉम्बारा से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हनी है दूसरी स्पीशीज़ की अपेक्षा ज़्यादा मिलता है, राइट। तो एक जो सिंगल कॉम्ब है, एक छत्ता जो है तकरीबन 60 पाउंड ऑफ हनी जो है हमें दे सकता है, यील्ड कर सकता है। तो ये जो अमाउंट है एक छत्ते के लिए मैक्सिमम है, राइट, मधुमक्खी के एक छत्ते के लिए। तो इस स्पीशीज़ यानी रॉक बी या एपिस डोर्साटा एफ के जो वर्कर्स हैं वो वेरी स्मार्ट हैं और एक्टिव हैं, तेज़ हैं, और ये इस तेज़ी की वजह से ये लगभग 12,000 फ्लावर्स को डेली पॉलिनेट कर सकते हैं, इसलिए इनका जो हनी का जो अमाउंट है ज़्यादा होता है, राइट। तो अगली क्वालिटी इनकी है कि दे आर वेरी फेरोशियस एंड इरिटेबल, मतलब ये गुस्से वाले, वायलेंट और नाराज़ होने की प्रकृति, जल्दी नाराज़ होने की प्रकृति रखते हैं। तो इसी और जो है
इनकी जो इसलिए इनकी जो स्पेसिफिक हाइव और माइग्रेटरी हैबिट होती है, ठीक है, मतलब ये एक जगह टिक नहीं पाते इसी बिहेवियर की वजह से, वायलेंट बिहेवियर की वजह से। तो उनका यही एक अवगुण भी है, तो इसकी वजह से इनकी बैड क्वालिटी है, तो इसकी वजह से इनको प्रैक्टिकली कंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बात बात पे ये काट लेते हैं, ठीक है। तो इनको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हम ज़्यादा, और ये बी कीपिंग इंडस्ट्री के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, राइट। तो इस एक अवगुण ने इनको जो है, इसमें गुण तो है कि ये बहुत सारा हनी यील्ड कर सकते हैं और मैक्सिमम फ्लावर्स को जो है पॉलिनेट कर सकते हैं एक दिन में। पर दूसरा अवगुण हो गया कि इनकी जो इरिटेबल और फेरोशियस नेचर है, वायलेंट नेचर है, तो इस वजह से इनको कंटेन कर पाना जो है प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो बच्चों, ये था अभी एपिस डोर्साटा का एक्सप्लेनेशन। तो अब इस वीडियो को हम ऑफ करेंगे और बाकी जो 3 स्पीशीज़ हैं उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है अच्छी तरह, तो इसको कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें, राइट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।